हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट फिजिक्स के 12th क्लास फिजिक्स में केवल आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश की बात करें तो इसमें केवल क्या याद रखना है अपन को कि 5 मार्क्स के क्या करे जाएंगे, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन जो क्वेश्चन निकालेंगे वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन रखे जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इसमें कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से इसमें निकल के आएंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक तथ्य भी क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्थिर विद्युत आवेश की। चैप्टर का जो नाम है हमारा स्थिर विद्युत आवेश। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि सर ऊर्जा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, ऊर्जा क्या है और ऊर्जा की खोज किसने की। तो बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा जो है, ऊर्जा के बारे में सबसे पहले अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, अमेरिका के कौन साइंटिस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ऊर्जा के बारे में क्या दी, जानकारी प्रस्तुत की थी। नाम क्या था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने ऊर्जा के बारे में सबसे पहले क्या किया, बताया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऊर्जा को एक प्रायोगिक तत्व के रूप में लिया। अब प्रायोगिक तत्व कैसा था थोड़ा सा देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने सबसे अपने प्रयोग के दौरान एक पतंग का इस्तेमाल किया था और अपने घर में, गांव में उन्होंने एक पतंग को क्या किया, उड़ा रहे थे। उसी दौरान देखा उन्होंने कि वहां पर बिजली की क्या हुई, गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट से क्या हुई, बिजली चमकी। जैसे ही बिजली चमकी तो उनको इस तार को, जो इसे डोरी को, पतंग की रस्सी को उन्होंने पकड़ा था, तो उसमें उनको थोड़ा सा क्या लगा, झटका लगा। उनको क्या लगा, एक झटका सा महसूस हुआ, जिससे उसके बाद उन्होंने अनुमान लगा लिया कि भाई ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले ऊर्जा के बारे में किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। अब बात आती है ऊर्जा है क्या, ऊर्जा है क्या। तो ऊर्जा के बारे में हम बताएं कि किसी भी पदार्थ में निहित वह अतिरिक्त ऊर्जा, या किसी पदार्थ में निहित वह अतिरिक्त ऊर्जा, या ऊर्जा की डेफिनेशन देने के लिए अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में यदि अपने से छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाए। किसी भी पदार्थ में कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, जैसे अपन बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट अपने से छोटी छोटी वस्तुओं को क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो कोई भी पदार्थ जो अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है ना, तो वही क्या कहलाती है, उसमें निहित ऊर्जा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के कारण ही वह क्या करता है, अपनी ओर किसी पदार्थ को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या निकल के आया, ऊर्जा। बस ये याद रखना, खोज किसने की है, बेंजामिन ने की है। और डेफिनेशन आप किस प्रकार से दोगे, डेफिनेशन किस प्रकार से निकालेंगे, डेफिनेशन में ये बोल देना कि कोई भी पदार्थ यदि अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है तो यह गुण ही क्या कहलाती है, उस पदार्थ की ऊर्जा कहलाती है। चलो अब बात करते हैं इसमें आवेश की। किसकी बात करेंगे, आवेश की। तो आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। आवेश को सबसे पहले कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, डिफाइन किया था, उसको परिभाषित किया था। आवेश, आवेश है क्या। तो अपन सीधे सीधे बोलेंगे, धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि धारा गुणित समय बराबर क्या, आवेश। ठीक है, आवेश। अब हम जानते हैं कि धारा जिसे हम किसके द्वारा मापते हैं, एम्पियर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं, एम्पियर के द्वारा मापते हैं। समय जिसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। क्या होती है, सेकेंड होती है। तो आवेश जिसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, कूलाम ने बताया था। किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। तो आवेश की यूनिट क्या बन जाती है, कूलाम बन जाती है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन निकल के आया कि आवेश है क्या। तो पहली डेफिनेशन तो हमने ये निकाल ली
कि किसी पदार्थ में या किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसमें लगे समय। अब भाई कोई चालक होगा तो चालक में यदि हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, और धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ समय तक तो करेंगे ना धारा प्रवाहित, तो वो समय भी होगा। तो धारा और समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, जिसकी यूनिट बात करें तो क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम। क्लियर है। और धारा की यूनिट अपन बता दें तो एम्पियर होती है, समय की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। क्लियर है। अब हम इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए एक कूलाम आवेश क्या है, यही क्वेश्चन निकल के आएगा, एक कूलाम आवेश क्या है। तो आप अभी देखो, अभी नॉर्मल वे में अपन इसका आंसर निकालेंगे कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक क्या की जाए, प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में जो आवेश होगा वो कितना होगा, 1 कूलाम आवेश होगा। कितना होगा, 1 कूलाम आवेश होगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो उस चालक के जो आवेश होगा वो कितना होगा, 1 कूलाम आवेश होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आवेश के साथ साथ धारा क्या है। आवेश के साथ साथ हम किसके बारे में बात कर लें, धारा की भी थोड़ी सी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। धारा क्या है, तो जस्ट अभी यही अपन ने क्या किया, आवेश के बारे में जब पढ़ा तो आवेश से हमको धारा के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, दर मतलब समय के साथ आवेश प्रवाहित होना, ठीक है ना। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और धारा को कैसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो किसी चालक में, पहले आप ऐसे समझ लें, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। आप इसको दूसरे वे में भी बोल सकते हैं कि इकाई समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होती है, बोल लेना धारा होती है। क्या होती है, धारा होती है। धारा जिसे हम काय से दर्शाते हैं, आई से। आवेश जिसको अपन चार्ज बोलते हैं किससे दर्शाते हैं, क्यू से। और समय जिसे हम टाइम बोलते हैं किससे दर्शाते हैं, पी से। अब बात आती है सर धारा का मात्रक क्या होता है। धारा का जो मात्रक है वो होता है क्या, एम्पियर। अभी पढ़ के आए हैं क्या, एम्पियर। एम्पियर। क्लियर है। आवेश का मात्रक जस्ट अपन ने अभी पढ़ा क्या होता है, कूलाम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड होता है। क्लियर है। अब बात आती है सर कि 1 एम्पियर की धारा क्या है। हमसे पूछा जाए 1 एम्पियर की धारा क्या है, आप बोला जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, कितना कूलाम, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक में प्रवाहित या उपस्थित धारा जो बोल सकते हैं वो कितनी होगी, आप बोलोगे 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। मतलब चालक में यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर दें तो चालक में धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होने वाली है। ठीक है। बात आती है धारा। धारा की यूनिट हमने क्या बताई है, एम्पियर बताई है। धारा का यंत्र क्या है, मापने वाला यंत्र, तो उसको क्या बोलते हैं, अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। और धारा की दिशा कौन बताता है, तो उसको धारा मापी बताता है। कौन बताता है, धारा मापी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये धारा को क्या करता है, केवल दिशा बताता है। धारा मापी क्या बताती है, दिशा। ठीक है। यंत्र कौन है, यंत्र कौन है, अमीटर है। ठीक है। और यूनिट क्या है, एम्पियर है। कहने का मतलब है कि आपको नापा किस चीज में जाता है। यदि आप अपना वेट लेंगे तो आपको किस चीज में नापा जाएगा, आप बोलोगे किलोग्राम में नापा जाएगा। सर किलोग्राम क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट हो जाएगी, लेकिन नापा तो तराजू में जाएगा ना। नापा किस में जाएगा, तराजू में जाएगा। तो तराजू क्या हो गया, यंत्र हो गया। क्या हो गया, यंत्र हो गया। और जो किलोग्राम है वो क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। क्लियर है, क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो इस प्रकार अपन ने क्या कर लिया, धारा की डेफिनेशन ले लिया। साथ ही साथ अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, आवेश का संरक्षण क्या है। फोटो ले लो। आवेश संरक्षण,
जैसे हमने पढ़ा है आत्मा क्या होती है, अजर अमर होती है, ना तो नष्ट होती है और ना ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा है हमने कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने इसको क्या किया, बजाया, तो इससे क्या हुआ, मैंने क्या किया, काइनेटिक, मतलब मैंने एक यांत्रिक काम किया और वहां से क्या निकल के आई, ध्वनि निकल के आई। मतलब मैंने यांत्रिक ऊर्जा किया, वहां से कौन सी ऊर्जा निकल के आई, ध्वनि ऊर्जा निकल के आई। इससे ये समझ में आता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है। हमसे पूछ रहा है आवेश का क्या बोलना चाह रहे हैं, संरक्षण क्या है, आवेश संरक्षण क्या है, आवेश संरक्षण क्या है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, ना तो आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है, ना ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, ना ही ये क्या होता है, नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, रूपांतरित रहता है। ठीक है ना, क्या होता रहता है, रूपांतरित होता रहता है। और यही आवेश का क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। क्लियर है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कांच की छड़, कौन सी छड़ ले लें, कांच की छड़ ले लें, और कांच की छड़ को रेशम के धागे से क्या कर दिया जाए, बांध के लटका दिया जाए। कांच की छड़ को किससे, रेशम के धागे से बांध कर क्या कर दिया जाए, लटका दिया जाए। तो रेशम का धागा ऋणावेश, रेशम का धागा में कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश, और कांच की छड़ में कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। कांच की छड़ में कौन सा आवेश, धनावेश, रेशम के धागे में ऋणावेश। रेशम के धागा पर उत्पन्न ऋणावेश जो है वो कांच की छड़ में उत्पन्न धनावेश के क्या होता है, बराबर होता है। आप कांच की छड़ को ले लो, ये मान लो क्या है, कांच की छड़ है, ठीक है, और इसको अपन रेशम के धागे से इस तरीके से क्या कर दें, बांध के लटका दें। तो देखते हैं कुछ समय के उपरांत कि जो रेशम की छड़ होती है, सॉरी कांच की छड़ होती है, उसमें धनावेश आ जाएगा और रेशम के धागे में क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और ये जो धनावेश है और धागे का जो ऋणावेश है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। इससे ये स्पष्ट होता है ना कोई कम ना कोई ज्यादा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात केवल इनका क्या होता रहता है, रूपांतरण रहता है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। यही कंडीशन इसमें क्या होती है, लगातार चलती रहती है। चलो अगली बात आती है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आवेश का क्वांटीकरण क्या है। प्रकृति में आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक होता है। प्रकृति में कोई भी आवेश होगा, यदि किसी भी चीज में, किसी भी पदार्थ में कोई आवेश है तो वो निश्चित न्यूनतम मान का क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा। निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक होगा, जो Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस Na। ये निश्चित न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। ये n की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, समझ गए। और यही क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। मतलब प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में यदि कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, कोई भी यौगिक है, वो किसी न किसी निश्चित मान का क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा। हम भी किसी न किसी के क्या है, गुणक हैं। कहने का मतलब है हमारे माता पिता के जो गुण मिलते हैं वो हमें क्या होते हैं, कनेक्टिविटी में मिल जाते हैं। मतलब हम जो होते हैं अपने माता पिता के क्या होते हैं, गुणक माने जाते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रकृति में कोई भी आवेश ले लें, किसी प्रकार का आवेश ले लें, वो किसी न किसी का होगा पूर्ण गुणक। किसी न किसी आवेश का क्या माना जाएगा, पूर्ण गुणक माना जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अगला टॉपिक हम लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। पहले आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले एक बार किसको ध्यान दे लें, विद्युत क्षेत्र क्या है। शॉर्ट में इसको ही अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं।
लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या है इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। विद्युत क्षेत्र आप लोगों को सभी को ये जानकारी है, जैसे हमारे माता पिता हमारे सामने रहते हैं तब तक हमें उनका क्या बना रहता है, डर बना रहता है। तो सीधी बात रखें, जैसे पिता के चारों ओर हमारा जितने भी बच्चे रहते हैं वो अपने पिता से क्या रहते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, थोड़ा सा डर बना रहता है उनके बीच में, तो वो पिता का क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। मतलब उतने एरिया जहां तक आपका पापा का मतलब आपके पिताजी का क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, वो पिताजी का क्षेत्र कहलाएगा। सेम उसी प्रकार विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र, किसके चारों ओर का, विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसके बल के प्रभाव का क्या किया जाए, अनुभव किया जाए। कहने का मतलब यदि यहाँ कोई कण स्थित है और वो इसके प्रभाव का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वो पूरा क्षेत्र ही क्या कहलाया जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र क्या कहला जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मतलब विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु या स्थित कोई कण, किसमें बेटा, विद्युत क्षेत्र में। मान लो ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। इसमें कोई कण, ये कोई क्या रखा है, कण रखा है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई कण, ठीक है, उस पर रखे एकांक धनावेश के कारण जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है। या आप ऐसा बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी कण के पास एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब देखो यहां पर जो आवेश रखा है, इसमें भी कोई चार्ज है, कोई कण रखा है, इसमें क्या रखा है, बोले आवेश है। इसमें क्या है, अरे भाई ये कोई कण होगा, कोई पदार्थ होगा, तो उसका स्वयं का तो कोई आवेश होगा, क्योंकि हमने बोला है कोई भी कण होगा उसमें स्वयं का कुछ ना कुछ आवेश होता है। अब यदि इस आवेश, और रखा कहाँ है, बोले विद्युत क्षेत्र में रखा है। रखा कहाँ है ये कण, विद्युत क्षेत्र में। और इस विद्युत क्षेत्र में स्थित कण के पास यदि किसी अन्य आवेश को क्या किया जाए, लाया जाए, यहां से उसको कहां लाया जाए, यहां पर लाया जाए, तो ये जो कण है इसमें जो आवेश है वो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात इस आवेश को यहां से यहां लाने में इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित इस कण तक लाने में प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यही कार्य क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, यही कार्य को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई कण के पास एकांक धनावेश को लाने पर जितने बल का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, या जितने बल की आवश्यकता होती है, या जितने बल से प्रतिकर्षित करता है, उस बल के प्रभाव को ही क्या कहते हैं, या उस बल के प्रभाव के कारण किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह क्या है, बोले सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि ही क्यों है, क्योंकि यहां पर अपन को कार्य बल के विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है, कुछ कार्य भी करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के किसके बारे में, मात्रक के बारे में। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, है ना, इसके बारे में करते हैं। तो जब इसका क्या निकालेंगे, मात्रक ज्ञात करेंगे, तो मात्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बेटा बल बटे क्या, बल बटे होता है आवेश, बल बटे आवेश। अब हम सभी को पता है कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो आवेश का मात्रक अभी पढ़ के आए हैं क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। कूलाम ऊपर आएगा तो किसमें जाएगा, इनवर्स में, तो कूलाम इनवर्स, न्यूटन गुणित कूलाम इनवर्स। तो ये तो बात हो गई किस मात्रक की, एसआई मात्रक की बात हो गई। यदि आपको यदि किसके बारे में पूछ रहे हैं, विमीय मात्रक के बारे में जानकारी लें, क्योंकि विमीय मात्रक से ही अपन विमीय सूत्र मतलब डायमेंशन फॉर्मूला की क्या करेंगे, खोज कर पाएंगे। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, विमीय मात्रक। अब विमीय मात्रक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बल का विमीय मात्रक पता होना चाहिए।
बल का विमी मात्रक क्या है भाई? देखो अपन यहां से भी देखते हैं, बल बटे क्या था? आवेश था। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है, हम जानते हैं, द्रव्यमान गुणित क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान गुणित क्या होता है? त्वरण होता है। अब द्रव्यमान का तो हम जानते हैं क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्लियर है? त्वरण जो है, त्वरण के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं जानकारी। त्वरण बराबर जो होता है वो वेग बटे क्या होता है? समय होता है। वेग बटे क्या होता है? समय होता है। अब बात आती है सर, जब वेग पता होगा तब ना हम त्वरण ज्ञात करेंगे। तो वेग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वेग बराबर होता है क्या? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। मतलब अपन को वेग पता हो, फिर त्वरण पता होगा, फिर बल पता होगा, फिर जाके अपन किसका निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकाल पाएंगे? मात्रक निकाल पाएंगे। तो विस्थापन का तो सबको पता है, मीटर। दूरी हो, विस्थापन हो, नापते किस चीज में? मीटर में नाप देते हैं। क्लियर है? समय को काय में नापेंगे? सेकेंड में। तो यहां से क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। समय है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो काय में जाएगा? इनवर्स में चला जाएगा। समय को सेकेंड में नाप देंगे। चलो, यहां आ जाएगा मीटर गुणित क्या? सेकेंड इनवर्स, और बटे नीचे फिर से क्या है? समय। तो समय को फिर से क्या ले लेंगे? सेकेंड। ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या बन के आएगा? मीटर गुणित सेकेंड माइनस 2। तो यहां पर हमारा क्या आ गया? मीटर गुणित सेकेंड माइनस 2। तो ये किसका हो गया? बल का। तो अपन ने क्या लिखा बल का? किलोग्राम मीटर गुणित सेकेंड माइनस 2। अब बात आती है आवेश की। आवेश की मात्रा की यदि हम बात करें तो डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? कूलाम बोलते हैं। किंतु यदि विभव सूत्र के फॉर्मेट में यदि इसको व्यक्त करना है तो अपन फिर आवेश को भी लेके चलेंगे। और आवेश बराबर अभी हम पढ़ के आए हैं धारा गुणित क्या होता है? समय। धारा को कहे में नापते हैं भाई? एम्पियर में। समय को सेकेंड में नापते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम्पियर गुणित क्या? सेकेंड। अब ये चीजें भी जब कहां जाएंगी? ऊपर जाएंगी तो सब इनवर्स लगने जाएंगी। ठीक है? तो किलोग्राम मीटर सेकेंड। अब देख लेते हैं, सेकेंड माइनस 2 ऑलरेडी पहले से है, और ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो फिर से एक इनवर्स लग जाएगा, मतलब सेकेंड माइनस 3, और एम्पियर का भी क्या लग जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। जिसको हम किस तरीके से लिखेंगे? यदि नॉर्मली इसको बताना है तो केजी भी लिख सकते हैं, एम एस माइनस 3 और ए इनवर्स, इस तरीके से भी लिखेंगे। ये मात्रक ही है, विमी सूत्र नहीं है। विमी सूत्र लिखना है तो किलोग्राम, विमी सूत्र की बात कर रहा हूं, यहां देख लें, विमी सूत्र किलोग्राम का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान होता है, मतलब एम हो गया। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को मीटर से नापते हैं इसलिए एल हो गया। समय मतलब टाइम, टाइम का हो गया टी माइनस 3 हो गया। और एम्पियर इनवर्स का क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। तो ये हमारा क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकल के आ गया? विमी सूत्र निकल के आ गया। तो अपन ने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी ले ली और विमी सूत्र भी इसका क्या कर लिया? हमने कवर कर लिया। अब बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे थोड़ी से लेंथी रहेंगे और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। ये अपना पूरा बेसिक क्या हो गया? यहाँ से कवर हो गया। चलो अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के लिए गणितीय व्यंजक और कूलाम के नियम की क्या सीमाएं बताइए। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपना अगला। कूलाम का नियम क्या है? गणितीय व्यंजक एवं सीमा। ये हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आया। कूलाम का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक और इसकी क्या सीमाएं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेंगे किसकी? कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम थोड़ा सा देखते हैं। कूलाम सन 1785 में, कब की बात है बेटा? 1785 की बात है। इन पूरे व्यक्ति का नाम क्या था भाई? कूलाम का नाम क्या था पूरा? सर ऑगस्टन। सर लगा दें उसमें, सर ऑगस्टन कूलाम। सर ऑगस्टन कूलाम ये एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को जब एक दूसरे से कुछ दूरी में क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। उन्होंने ये प्रमाण देखा कि जब दो बिंदु आवेशों को, मतलब दो आवेशों को, वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, ठीक है ना, जब दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से
कुछ दूरी में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाता है, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस बारे में उन्होंने जानकारी देने के लिए एक नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया, एक नियम दिया जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, कूलाम के नियम के जानते हैं, कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, 1785 की बात है। 1785 में सर ऑगस्टिन कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच ठीक है लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये तो कुछ एक बेसिक जानकारी हुई। नियम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। डायग्राम बना लें। यहां कितने दूरी पर है, यहां से नियम निकल के आएगा। तो नियम देखो, सबसे पहले क्या बोलेंगे, 1785 में सर ऑगस्टिन कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो उसमें आकर्षण होगा क्योंकि हम जानते हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। कहने का मतलब यदि ये कौन सा आवेश हो, प्लस हो और ये माइनस हो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यदि ये प्लस हो ये भी प्लस हो तो प्रतिकर्षण होगा, ये माइनस हो ये भी माइनस हो तो भी क्या होगा, तो प्रतिकर्षण की दो कंडीशन और आकर्षण की कितनी कंडीशन, एक कंडीशन। अर्थात किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। आवेश के परिमाण के गुणनफल, आवेश के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होता है। ये इसका क्या है, नियम है। नियम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका गणितीय व्यंजक। देखते हैं क्या है गणितीय व्यंजक। चलो मान लेते हैं, माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। Q1 व Q2 दो क्या है बेटा, बिंदु आवेश हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित हैं और जिनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। तीन बातें अपन को ध्यान देना है कि माना दो Q1 और Q2 दो क्या है, बिंदु आवेश है, एक दूसरे से लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण F है। तब कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से क्या पढ़ लेंगे, F इज प्रोपोर्शनल Q1 गुणित Q2, एक कंडीशन हो गई ये। और दूसरी कंडीशन F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। हमने क्योंकि थ्योरी में ही पढ़ा था कि आवेश के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 गुणित Q2 बटे क्या, r², या F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटे क्या, r², जहां K क्या है, एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर क्या करता है, निर्भर करता है। फिर बात करेंगे वायु या निर्वात में, कहां पर, वायु या निर्वात में। वायु का मतलब जहां का माध्यम क्या हो, मतलब इन दोनों के बीच में माध्यम क्या हो, इसके बीच में वायु भरी हो, इन दोनों के बीच में क्या भरी हो, वायु भरी हो। निर्वात का मतलब होता है कि इनके बीच में ना तो वायु भी, मतलब वायु भी ना हो। कहने का मतलब यहां पर ये देखना कि जब वायु हो या कांच हो, ठीक है ना, या जल हो, इस प्रकार से अपन क्या ले लेते हैं, माध्यम ले लेते हैं। अब यहाँ पर माध्यम अपन क्या मान रहे हैं, कल्पना क्या कर रहे हैं, या तो वायु भरी हो, क्योंकि अपन जहां रह रहे हैं वहां पर मोस्टली क्या पाई जाती है, वायु। हमारे और आपके बीच में भी क्या है, वायु है। क्लियर है ना, तो इनके बीच में क्या मान लिया अपन ने, वायु। या निर्वात, मान लो वहां पर वायु भी ना हो, जब अपन किसी जगह में वायु को भी वहां से हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, निर्वात बन जाएगा। यदि वहां पर क्या ना हो, वायु भी ना हो, तो वो बन जाएगा निर्वात। तो वायु या निर्वात में
के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये बात भी याद रखना, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। चलो बात करते हैं हम कि अब क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं वायु और निर्वात में 1 अब इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे लिख दे रहे हैं, वायु और निर्वात में के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 9/10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति। तो इस वैल्यू को पुट अप करते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या हो जाएगा 9/10⁹, और साइड में क्या लिखा है हमारा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही किसका नियम है? कूलाम का नियम है। ये किस चीज का नियम है? कूलाम का नियम है। और कूलाम के नियम के लिए क्या है? गणितीय व्यंजक है। अब एक कंडीशन और यहां से निकालते हैं कि सर यदि यहां पर Q1 की वैल्यू क्या हो, 1 हो। इसको अपन थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। यदि हम क्या बता दें, Q1 की जो वैल्यू है बराबर है Q2 के, और ये जो है 1 हो, मतलब दोनों ही जो आवेश हैं वो 1 कूलाम के आवेश हैं। एक समान आवेश है इनमें, जितना आवेश इसमें है उतना आवेश इसमें है। यदि 1 कूलाम आवेश यहाँ है और वही 1 कूलाम आवेश कहाँ है, इसका भी है, और जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब Q1 Q2 बराबर भी क्या 1, और R बराबर भी क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए। मतलब जब दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर क्या हो, स्थित हो, तब उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 9/10⁹, 1 अपॉन क्या 1 का स्क्वायर, अर्थात 9/10⁹। सीधे अपन इसका मान भी 1 इसका मान भी 1 काट दोगे, क्या जाएगा डायरेक्ट, इतना ही बचेगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है? तो ये अपना क्या आ गया, कूलाम के लिए पूरा व्यंजक हो गया। अब यहां से एक थ्योरी निकल के आती है, 1 कूलाम आवेश क्या है। इस व्यंजक से हमारा क्वेश्चन निकल के आता है 1 कूलाम आवेश क्या है। 1 कूलाम आवेश की थ्योरी हमसे पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी पूछ सकता है। तो इसकी थ्योरी आप बहुत आसान भाषा में दे सकते हैं कि जब दो सजातीय या विजातीय, ठीक है ना, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब दो एकांक आवेश के बिंदु आवेश बोल रहे हैं, या एकांक 1 कूलाम आवेश के क्या बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर क्या हो स्थित होते हैं, तो उनके बीच 9/10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम का क्या लगता है, बल कार्य करता है। कितना का बल कार्य करता है? 9/10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम का बल कार्य करता है। ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो आवेशों को, जब दो आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर हो, 1 मीटर की दूरी पर, दो एकांक आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनका जो आवेश होता है वो उनको 9/10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 सीमाएं हैं जो अपन को याद रखनी है। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यह जो आवेश मतलब कूलाम का नियम है, किस पर, केवल स्थिर आवेशों पर ही क्या करता है, कार्य करता है। कौन से आवेश में? स्थिर आवेश पर ही क्या करता है, कार्य करता है। यदि दो आवेश यदि गतिमान रहेंगे, अर्थात गतिशील आवेश के लिए ये नियम कार्य नहीं कर रहा। कहने का मतलब है ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, इन दोनों की दूरी अपन ने फिक्स मानी है, कितनी बोले 1 मीटर मानी है। तो अब वो तो फिक्स हो गया ना, कूलाम का नियम कितने में ही कार्य करेगा। अब यदि ये गतिशील होगा तो इनके बीच की दूरियां भी कभी कम होंगी और कभी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। गतिशील आवेश होगा तो दूरियां भी कम ज्यादा होंगी, जिसके कारण ये आवेश कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब यह जो है नियम केवल किस पे कार्य करता है, स्थिर आवेश पर कार्य करता है। दूसरी बात, यह नियम अधिक दूरियों पर ही क्या करता है, कार्य करता है। किस पर कार्य करता है बेटा, अधिक दूरियों पर ही क्या करता है, कार्य करता है। अधिक दूरियों पर क्या करता है, कार्य करता है।
ठीक है, अर्थात 10 की पावर माइनस 15 मीटर, जिसको अपन 1 फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी एटो अपन ने पढ़ा होगा, तो अपन जानते हैं कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर। मतलब इतने से यदि कम होंगे, इतने से यदि कम हो जाएंगे तो ये फिर इतने से कम दूरी रहेगी, इतनी एटलीस्ट चल जाएगी। इससे यदि कम होगी दूरी तो उसमें ये नियम क्या नहीं होगा? कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये 1 मीटर का अरब्बा संख्या भाग क्या हो जाएगा? 1 फर्मी हो जाता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस कितना होता है? 10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर माइनस 9 होता है। माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 6 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15। और इतनी दूरी तक के लिए अब इनको तो अपन नग्न आंखों से अपनी नग्न आंखों से इस दूरी को अपन नाप ही नहीं सकते, तो ये नियम इससे कम यदि दूरी होगी तो नहीं कार्य करेगा। हाँ, बड़ी दूरी यदि होगी तो उसमें ये नियम क्या कर जाएगा? कार्य कर जाएगा। तीसरी बात हमें याद रखना है इसमें कि यह केवल बिंदु आवेश के लिए ही क्या होता है? कार्य करता है। कौन से आवेश? बिंदु आवेश पर ठीक कार्य करता। अब आवेश यदि बड़े साइज के होंगे, बहुत बड़े बड़े साइज के होंगे, मतलब कहने का मतलब इतने बड़े बड़े आवेश हो जाए और कहो कूलाम का नियम तू कार्य कर, तो कैसे कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच का डिस्टेंस भी तो डिपेंड करेगा ना। और आकर्षण और प्रतिकर्षण इतना बड़े बड़े आवेशों को क्या आकर्षित कर सकता है? क्या इसको प्रतिकर्षित कर सकता है? तो यहाँ पर कूलाम का नियम क्या हो सकता है? फेल हो जाता है। तो यह केवल किस पे कार्य करता है? बिंदु साइज, मतलब बिंदु आवेश के में ही क्या करता है? ये नियम बिंदु आवेश में ही क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर है? पहला स्थिर आवेश में, दूसरा अधिक दूरियों में ही, कम दूरियों में बिल्कुल नहीं करेगा, और केवल बिंदु आवेश पर ही क्या करता है? कार्य करता है। चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन हमारा है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके क्या लिखिए? कुछ प्रमुख गुण लिखिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 5 नंबर पर ये क्वेश्चन भी क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में अपन सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या जिसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो इसकी डेफिनेशन में अपन बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक चिकना निष्कोण वक्र होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, ऐसे समझ लेते हैं, ये मान लेते हो क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई, क्या खींची गई? क्या बोल रहे हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण काल्पनिक चिकना वक्र होता है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करती है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसी की डेफिनेशन दूसरी अपन निकाल देंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं सीधी निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती है। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई सीधी निष्कोण रेखाएं होती हैं, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई क्या स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। स्पर्श रेखा क्या होगी बेटा? इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेगी? व्यक्त करेगी। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई सीधी निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। निष्कोण क्या होती हैं? वक्र रेखाएं होती हैं, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देगी? अब आते हैं इसके कुछ क्या गुण के बारे में। सबसे पहली बात, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहां समाप्त होती हैं? कहां से प्रारंभ होती हैं? धनावेश से क्या होती है? प्रारंभ होती हैं, और ऋणावेश में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी बिंदु के एकल आवेश, किसी बिंदु के एकल आवेश की स्थिति में, दूसरा स्टेप याद रखना है,
किसी बिंदु के एकल आवेश, एकल आवेश का मतलब यह होता है कि जब विद्युत क्षेत्र में केवल क्या हो, एक ही आवेश हो। किसी बिंदु के एकल आवेश का मतलब होता है कि जब विद्युत क्षेत्र में क्या हो, एक ही आवेश हो। तो ये जो बल रेखाएं होंगी बेटा, ये इंफिनिटिव से क्या होंगी, प्रारंभ होंगी। कहां से चालू होंगी, अनंत से प्रारंभ होंगी और कहां समाप्त होंगी, अनंत में ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अब यहाँ कोई पॉजिटिव और नेगेटिव की तो बात ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो जब एक ही आवेश मान रहे हैं तो वो अनंत में प्रारंभ होगी और अनंत में ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या बोला, धनावेश से प्रारंभ होगा। लेकिन मैंने दूसरी कंडीशन में क्या बोला, एकल आवेश की स्थिति में, एकल आवेश की स्थिति में ये कहां से प्रारंभ होती हैं, अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत में ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तीसरी बात जो बहुत खास है, जो डेफिनेशन से निकल के आती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं। तीसरी बात में हम क्या बोल देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देती है, प्रदर्शित कर देती है। किसको व्यक्त करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करती है। एक बात यहां से ये समझ में आती है कि सर यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच में कोई एक रेखा या स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो उस बिंदु पर वह किसको व्यक्त करने लगेगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करने लगेगी, व्यक्त करने लगेगी। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ऐसे समझ लें। दो विद्युत बल रेखाएं क्या एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काटती। तो दो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर है। चौथी बात क्या आ गई, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, नहीं काटती, ठीक है। पांचवी बात ध्यान रखें इसकी, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के साथ साथ इनके बीच की दूरी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एक बात देखें कि सर जैसे जैसे इनकी क्या बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकी क्या बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, इनके बीच की दूरी भी क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो पांचवी बात में अपन क्या बोल देंगे, लंबाई बढ़ने के साथ साथ विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। तो बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलो छठवीं बात हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ये खिंची हुई डोरी के समान क्या होती हैं, लचकदार होती हैं और लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। कहने का मतलब इसको अपन खींच दें, खिंची हुई डोरी के समान क्या होती है, लचकदार। लचकदार मतलब थोड़ा सा डोरी जैसे खींचते हैं तो लचक पचक मारती है ना, तो उसके जैसे क्या होती है, लचकदार होती हैं। और जब ये लंबाई के अनुदेश मतलब जैसे इनको छोड़ा जाए तो ऐसा लगता है ये सिकुड़ के कहां आ रही हैं, अपने मूल बिंदु के पास आ रही हैं। मतलब अपना छठवां पॉइंट ये निकल रहा है कि ये कैसी होती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। काय का प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। लचकदार होती हैं अर्थात सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्लियर है। कौन कौन सी बातें हमने इसकी कवर करी हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहां समाप्त होती हैं, ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। दूसरी, एकल आवेश की स्थिति में अनंत से प्रारंभ होती हैं, अनंत में समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या बोलेंगे, तीसरी बात ये मतलब विद्युत बल रेखा, देखो यहाँ पर बोला था ना, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको व्यक्त कर देती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देती है, व्यक्त करती है। चौथी बात बोला कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या काटेंगी, नहीं, क्योंकि एक इस साइड जा रही है, एक उस साइड जा रही, तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, नहीं काटती हैं। क्लियर है। पांचवी बात, इनके बीच की दूरी बढ़ने के मतलब इनकी लंबाई क्या होने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ इनके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। छठवीं बात क्या होगी, छठवीं बात यह है कि लंबाई के अंदर सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके बाद हम क्वेश्चन रख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना बहुत अनिवार्य है क्योंकि हमारा जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कौन सा, अच्छी स्थिति क्या है, अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दी है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं, इसकी थ्योरी निकाल लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं। इससे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव में बोलेंगे जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर क्या हो, स्थित हो। विजातीय का मतलब अलग अलग जात है ना, मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक क्या हो, नेगेटिव हो। मतलब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से यदि बहुत अल्प दूरी पर क्या हो, स्थित हो, एक दूसरे से क्या हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनसे बने निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो इसमें बोलेंगे दो विजातीय आवेशों में से किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। इसे P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2L, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2QL। ये हमारा क्या हो गया, P बराबर क्या हो गया, 2QL। क्लियर है? बात करें इसका मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक सभी को पता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। अब देखो 2 क्या है, कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, तो इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, है ना। बात करें Q क्या है, बोले आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। Q आवेश है तो मात्रक कूलाम। और L है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक यदि पूछा जाए तो क्या होगा, कूलाम और मीटर। क्या हो जाएगा मात्रक, कूलाम और मीटर। क्लियर है? कैसी राशि है, सदिश राशि है। राशि कैसी है, सदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से ये भी पूछा जा सकता है सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप बोल देना सदिश राशि है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन चालू होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षीय स्थिति क्या है, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सबसे पहले अपन डेफिनेशन किसकी देंगे, अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन देते हैं। देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। इसकी हम थ्योरी बोलेंगे अक्षीय स्थिति की। वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो ये वह बिंदु है जहां पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वह बिंदु जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव, बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, स्थित होता है। वैद्युत द्विध्रुव है ये, मान लो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो अपन ने पढ़ के आए हैं। क्लियर है? बढ़ाएगा वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, कहां पर, अब इसको ये वैद्युत द्विध्रुव कहां था, ए से बी था, और इसको अपन ने बढ़ाया तब ना मिला वो बिंदु। ठीक है ना, तो वह बिंदु जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, स्थित होता है, तो उसे उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्लियर है? वह बिंदु जहां हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव पर, इसको अपन ने क्या किया, बढ़ाया ना, तो बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, स्थित होता है, तो उसे इस बिंदु पर क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, सॉरी अक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्लियर है? अब बात आती है इसके लिए व्यंजक करेंगे कि इसमें कोई बिंदु है और उसके लिए क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसको देखो, देखते हैं। माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, और आगे क्या बोलेंगे, जिसके मध्य बिंदु O से, मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन है, O है, तो जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, किस दूरी पर, R दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव अर्थात अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। व्यंजक कैसे शुरुआत करेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है
जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई या बीच की दूरी कितनी है 12 है, जिसके मध्य बिंदु कहां से O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P स्थित है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। एक बात याद रखें कि जब ये मध्य बिंदु है तो हमारे यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी ना, और इस साइड की भी दूरी क्या होगी L होगी, तब तो ये क्या होगी 2L भी होगी। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे तब बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में या अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलेंगे बेटा। तब बिंदु A पर कौन सा आवेश उपस्थित आवेश माइनस क्यू के कारण अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E1 ले लेते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन है तो E1 मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आवेश कौन सा है माइनस क्यू बटे। अब एक बात ध्यान दें, इसके कारण है तो AP का क्या हो जाएगा स्क्वायर, AP का क्या हो जाएगा स्क्वायर। डायरेक्शन किस दिशा में AP की दिशा में, डायरेक्शन क्या हो जाएगा AP की दिशा में। अब एक बात बताओ पहले यहाँ पर कि AP क्या आपको डायरेक्ट पता है, नहीं। AP क्या हमें पता है, यहाँ से A से P की दूरी क्या हमें पता है, नहीं पता है हमें, लेकिन A से O की दूरी क्या है पता है, और O से क्या दूरी पता है P की दूरी पता है। A से O की दूरी मैंने अभी बताया क्या था L है, क्यों, क्योंकि ये जब पूरी दूरी 2L है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो पहले हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, तो AP बराबर हम क्या लिख सकते हैं AO और प्लस क्या OP, AO प्लस क्या हो जाएगा OP। AO का मान क्या है भाई, A से O का मान क्या है जल्दी बता दो, क्या है L, और O से P का मान क्या है R, मतलब L प्लस R, जिसको अपन R प्लस L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख लें। तो AP का मान क्या हो गया R प्लस L। क्लियर है, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो इसलिए E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन AP का मान क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन AP की दिशा में इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट बन गया। अब बात करेंगे, ये तो हुआ बिंदु A पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण। अब हम बात करेंगे बिंदु B पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण। पुनः क्या ले लेंगे, पुनः किस पर बेटा बिंदु B पर उपस्थित, पूरी थ्योरी लिख लेना ऐसा कि बिंदु B पर उपस्थित प्लस, जहां माइनस Q है वहां क्या ले लेना प्लस Q आवेश के कारण अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरी थ्योरी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q प्लस का Q, क्योंकि आवेश कौन सा है प्लस है, और यहाँ अपन R प्लस L नहीं डालेंगे, पहले अपन जैसे यहाँ AP का स्क्वायर डाला तो यहाँ क्या डाल देंगे BP का स्क्वायर, क्या डाल देंगे BP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगा BP की दिशा में, डायरेक्शन क्या है BP की दिशा में। अब पुनः हम ये बताएंगे क्या हमको BP पता है, नहीं, हमको क्या BP पता है, नहीं पता है। चलो तो BP का मान ज्ञात करते हैं। BP का मान क्या होगा हमारा, BP का मान यहां से लेके यहां तक की दूरी यदि ज्ञात करना है तो हमें पहले कहां से चलना पड़ेगा, O से पूरा P तक चलना पड़ेगा, और उससे O से B को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारी ये दूरी क्या हो जाएगी निकल आएगी। ये O से P तक जाकर इस दूरी को हम क्या कर दें माइनस कर दें, तो हमारी दूरी पता चल जाएगी। कहने का मतलब है कि इस बिंदु से मान लो आगरा से कहां तक की दूरी पता है, दिल्ली तक की दूरी हमें क्या है पता है, और यदि आगरा से अपन लाल किला के बारे में बात करें कि सर लाल किला बीच में पड़ जा रहा है, तो आपसे पूछे लाल किला से और दिल्ली से कितना डिस्टेंस है, अरे आस ही पास होगा। तो कहने का मतलब आपको जब पूरी दूरी पता है और आगरा से लाल किला की दूरी पता है, तो पूरी दूरी से अपन इस दूरी को क्या कर देंगे घटा देंगे, ये वाली दूरी हमारी क्या हो जाएगी निकल आएगी। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यहाँ की कंडीशन जब BP का मान रखेंगे तो अपन क्या करेंगे OP, क्या रखेंगे OP माइनस क्या हो जाएगा OP, क्या हो जाएगा OP।
क्लियर है? यहाँ से पूरी दूरी से इस दूरी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो क्या निकल के आया, r माइनस एल। क्या निकल के आ गया, r माइनस एल। अब इस कंडीशन को यहाँ लिख देंगे, इसलिए E2 क्या हो गया, E2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन क्या हो गया, r माइनस एल का क्या होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन ये वाला क्या, सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं, हमें एक से मतलब है कि दो से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो यहाँ बता देंगे, चूंकि E1 जो है वो बहुत बड़ा है किससे, E2 से। इस कंडीशन पर अपन क्या बोल सकते हैं, अतः बिंदु P पर, कहां पर, अतः बिंदु P पर क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर हम डायरेक्ट करेंगे E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। आप डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हो। तो जब जोड़ेंगे तो देखो क्या होता है, E बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा r प्लस, एक सी कंडीशन रखना, r प्लस एल का क्या होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कौन सा मान है भैया, q अपॉन r माइनस एल। तो क्या हो जाएगा q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? हम देखें यदि दोनों ही कंडीशन में देखते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिलता है कि यहाँ पर Q तो दोनों में है कॉमन, क्या है Q दोनों में है, साथ ही साथ 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में ही क्या है, तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अब बात आती है सर ये तो अपना निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, बोले माइनस का ही, जब अपन ने Q बाहर ले लिया तो बचा क्या यहाँ -1, नीचे क्या बचा r प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 और क्या हो गया r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यदि हम बात करें इसका क्या कर लें, क्रॉस मल्टीपल देख लेते हैं क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मल्टीपल इसमें होगा तो माइनस r माइनस एल का क्या होल स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीपल होगा तो क्या होगा r प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? यदि देखें अब हम एक चीज और जानते हैं कि चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, हम सभी बच्चे जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, ये होता है। अब बात आती है इसके सर इसमें यदि स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसमें ही डायरेक्ट क्या डाल सकते हैं, स्क्वायर डाल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, क्या डाल सकते हैं होल स्क्वायर आप डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो देखते हैं तो क्या कंडीशन होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या डाल देंगे हम, होल स्क्वायर डाल देंगे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इसमें डाल देंगे। क्लियर है? चलो क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यदि अपन इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, माइनस इस फॉर्मूले को अपन सभी को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। तो एक प्लस वाला फॉर्मूला है और एक का है माइनस वाला फॉर्मूला है। तो चलो पहले प्लस वाले और माइनस वाले दोनों फॉर्मूले को पुट करते हैं। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। क्लियर है? कोष्टक बंद हो गया, प्लस यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2rl। क्लियर है? क्या आ जाएगा 2rl और नीचे क्या हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इस माइनस का इस पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देते हैं। तो q अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर क्या माइनस का r स्क्वायर माइनस माइनस का इसमें भी होगा तो माइनस का एल स्क्वायर, इस माइनस का इस प्लस में माइनस में होगा क्या बनेगा 2rl प्लस r स्क्वायर जैसा का तैसा एल स्क्वायर और प्लस क्या 2rl, नीचे क्या बचा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे पास अब दिमाग में एक बात आ रही है कि सर ये तो माइनस का r स्क्वायर है और ये किस चीज का है, प्लस का, तो ये और ये क्या हो गया कट हो गया, ये माइनस एल स्क्वायर है और ये किसका है प्लस का एल स्क्वायर, तो ये और ये भी क्या हो गया कट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, थोड़ा देख लेते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, तो q अपॉन क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2rl और 2rl, जिसको हम लिख सकते हैं 4rl बटे क्या नीचे r स्क्वायर, एक सी कंडीशन रखें r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ये किसका मान आया अभी हमारा e का, किस चीज का मान आ गया e का मान आ गया। e का मान कितना आ गया जल्दी देख लें, e का मान आ गया q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। साथ ही साथ हमको एक चीज और यहाँ याद रखनी है, इस डायग्राम को मैं मिटा दे रहा हूँ।
चलो, चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण पढ़ा है कि सर क्या हम पहले इसको अच्छा एक बार और देख लेते हैं आगे क्या कर सकते हैं। Q/4πε0, क्या हम इस 4RL को क्या लिख सकते हैं 2R इंटू 2L तो लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 4 बनेगा और RL ही बनेगा, और साथ ही साथ हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर करके डाल सकते हैं होल स्क्वायर। यदि हम इस Q का गुणा 2L में कर दें तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा 4πε0 इंटू 2R इंटू 2QL, क्या आएगा 2QL बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि अपन पढ़ के आए हैं जस्ट इसके पहले वाली थ्योरी जो पढ़ के आए थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, P बराबर क्या होता है 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है P बराबर 2QL। तो इस 2QL की जगह क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं, चलो रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2R, क्या हो जाएगा 2R इंटू क्या P बटे क्या R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि एक बात बताएं, डायग्राम में आपने देखा होगा कि जो R की डिस्टेंस था वो L की तुलना में क्या था, बहुत ज्यादा है, तो अपन L को क्या मान लेंगे नगण्य, मतलब R बहुत ज्यादा है किससे L से, तो L को क्या मान लेंगे अपन नगण्य मान लेंगे, है ना। L बिल्कुल क्या है उसके लिए तो छुटकू सा है, और R क्या बहुत बड़ा है, अपन उसको क्या कर लेंगे बड़ा मान लेंगे और उसको नगण्य मान लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 2R, ऊपर के R को कोई कंपेयर नहीं करेंगे, है ना, नीचे वाले R को अपन R स्क्वायर रखें, इसको क्या लिख लेते हैं 0, उसकी तुलना तो नगण्य है, ये हो गया। तो E बराबर क्या हो गया 4πε0 इंटू 2RP, क्या आ गया 2RP बटे R स्क्वायर, और के ऊपर क्या लग गई पावर, देख लेते हैं क्या हो गया R स्क्वायर का भी क्या लग गया स्क्वायर। एक लाइन और देखते हैं क्या होता है 1/4πε0 इंटू 2RP बटे R की पावर, अब 2 की पावर 2 लगाओगे तो क्या आएगा, अरे भाई A का स्क्वायर की पावर स्क्वायर में है तो क्या होगा A की पावर 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ R की पावर क्या हो गई 4, इस एक R से एक R क्या हो गया कट हो गया, तो E का मान आ गया 1/4πε0 इंटू 2P/R की पावर 3। यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्वेश्चन करने वाले हैं।